बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण और प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा बोलने और लिखने में गलती न हो, उसे सुनकर दूसरे लोग न हंसे, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। भाषा बोली जाती है। हम लोग जो बोलते हैं उसको भाषा कहते हैं। हमारे मुंह से जो बातें निकलती है उनके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। हमारे मुंह से हम लोग जो बोलते हैं उसके सबसे छोटे खंड को हम ध्वनि कहते हैं। आ, ग, च, द, प, स आदि एक एक ध्वनि है। इनका उच्चारण करने से पता चलता है कि ये छोटे छोटे खंड है। इनका उच्चारण तुम लोग करके देखो। और भाषा लिखी भी जाती है, भाषा बोली जाती है, भाषा लिखी जाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ, क, च, द, प, स आदि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो अक्षर हम लोग लिखते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोली बराबर बदलती जाती है और लेखन उसके पीछे चलता है। माने आमे जिपरि कथबार्ता करू सेपरि आमे सबुବେଳେ लेखु, किंतु धीरे धीरे कौन हुए आमर कथबार्तार परिवर्तन होता है। जितेबाला आमर कथबार्तार परिवर्तन हुए सेतेबाला आम लेखार मध्य परिवर्तन होता है। शब्द एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। इसको याद रखो। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। पद शब्द वाक्य में आने पर पद कहलाते हैं। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जुड़ा होता है। वाक्य निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। और भाषा आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। ध्वनि और वर्ण ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुंह के निचले अंगों को काम में लाते हैं। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उसी समय हमारे मुंह के कौन कौन सी काम में आता है उसके बारे में वर्णन किए हैं। 1 होंठ, 2 दांत, 3 बस्यो, 4 कठोर तालु, 5 मूर्धा, 6 कोमल तालु, 7 अली जिह्वा या कौवा, 8 जिह्वा, 9 स्वरयंत्रावरण, 10 उपाली जिह्वा, 11 स्वरयंत्र, 12 काकल आदि। फेंकड़ों से आने वाले वायु और इन अंगों की सहायता से सभी ध्वनियों का उच्चारण होती है। अब हिंदी की ध्वनियाँ और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ 2 प्रकार की है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले स्वर के बारे में जानेंगे। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओई, ओ, रू, इसको स्वर कहते हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन में वर्ग किया जाता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, म, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म और अंतस्थ में य, र, ल, व, ऊष्म स्वर स, स और ह, मिश्र व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अयोगवाह अनुसार और विसर्ग। क्योंकि अनुसार और विसर्ग स्वर या व्यंजन नहीं होते, फिर भी उनके साथ आते हैं, इसलिए उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनके अतिरिक्त चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, जैसे
अ में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। आ, ई, उ और ए। सभी व्यंजन अलग रूप में साधारणतः आधा उच्चारित हो पाते हैं। पूर्ण रूप से उच्चारित होने के लिए इनके साथ अ मिलना पड़ता है। हर व्यंजन पूर्ण रूप में उच्चारित करने के लिए अ का मिलना जरूरी है। जैसे क प्लस अ तो क होता है। आधा रूप क हलंत लगाकर दिखाया जाता है। अरबी, फारसी, तुर्की से आगत शब्दों में क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों उच्चारण होती है और अंग्रेजी से आगत शब्दों में आ, ज, फ का भी उच्चारण होता है। शोर। शोर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। इसको याद रखो, जब शोर का उच्चारण होता है तो उच्चारण करते समय कोई अवरोध नहीं होता। व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं न कहीं पूर्ण या आंशिक अवरोध होता है। जब व्यंजन का उच्चारण होता है तो कहीं न कहीं पूर्ण या आंशिक अवरोध हो जाता है। अब मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। मात्राएं। आ की मात्रा, क में आ की मात्रा का, छोटी की मात्रा, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटी की मात्रा को, क में बड़ी की मात्रा को, क में रू की मात्रा क्रू, क में ए की मात्रा के, क में ओ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को में ओ की मात्रा को। अनुस्वर। क में अनुस्वर क में विसर्ग कह। और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का भी प्रयोग होता है। अ में चंद्र बिंदु आ, ह में चंद्र बिंदु हा। र के साथ लेखन में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है इसको देखो। और कुछ वर्ण के दो दो रूप होता है। यहाँ ध्यान देना है कि कुछ वर्ण और अंक दो दो रूपों में लिखे जाते हैं। कुछ के रूप सर्वमान्य है, इन्हें मानक रूप कहते हैं। कुछ रूप ऐसे प्रचलित है, उनको मानकोत्तर रूप कहते हैं। सबको मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे जो दिया है इसको देखो। नीचे इनके रूप दिए जाते हैं। जैसे अ का मानकोत्तर रूप अ, आ कैसे लिखा जाता है इसको तुम लोग देखो। अ और आ और रू कैसे लिखा गया है। ख, छ, ये सब मानक रूप। झ, ण, ध, भ, ल, स और क्ष। अब अर्थ व्यंजन वर्ण। हिंदी में अर्थ व्यंजन वर्ण के रूप 4 प्रकार के होते हैं। कुछ व्यंजन वर्ण का हुक हटाकर, देखो कैसे लिखा गया है। व्यंजन वर्ण का हुक हटाकर, कुछ वर्णों का खड़ी पाई हटाकर कैसे लिखा गया है देखो। नंबर 3 में कुछ वर्णों का नीचे हल चिन्ह लगाकर व, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह। और नंबर 4 में र का विशेष रूप। र का 3 रूप होता है देखो। क में कैसे र का मात्रा लिखा गया है, एक नीचे एक के ऊपर और दूसरा ऐसे ट के नीचे लिखा गया है र की मात्रा। और फिर ध्वनियों का उच्चारण। स्वर का उच्चारण। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा ही सक्रिय रहती है। कभी जीभ का अगला भाग, कभी मध्य भाग या कभी पिछला भाग उच्चारण में सहायक होता है। इस प्रकार स्वरों के 3 भेद होते हैं। एक अग्रस्वर ई, ए और ऐ, और दूसरे में मध्य स्वर अ। इसको तुम लोग अक्षर को उच्चारण करके देखो कैसे उच्चारण होता है। इसको उच्चारण करने से ही पता चलता है कि उच्चारण किस तरह से होता है। पश्चात स्वर उ, ओ और आ। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार से उच्चारित होते हैं। जैसे हर्ष स्वर अ, ई, उ और रू। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ। हर्ष स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। रू का उच्चारण स्वर न होकर व्यंजन री की तरह होता है। जब हम रू का उच्चारण करते हैं तो उसका व्यंजन हम री ही उच्चारण करते हैं, री की तरह होता है। फिर भी वर्णमाला में हर्ष स्वर के रूप में गृहीत है।
इसे हर्ष स्वर माना जाता है। रो को हर्ष स्वर माना जाता है। अब हम व्यंजनों का उच्चारण पढ़ेंगे। व्यंजनों के उच्चारण में अनेक स्थान और उच्चारण की चेष्टाओं या प्रयत्न मुख्य होता है। उच्चारण स्थान होठ, दांत, बस्य, मूर्धा, तालु, कंठ और काकल स्थान है। इनके आधार पर व्यंजन दव्यष्टेय, दंत्यष्टेय, दंत्य, वश्चर्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ्य और काकल्य होते हैं। नंबर 2, उच्चारण का प्रयत्न। फेंकड़ों से आने वाले हवा को विभिन्न रूप देने के लिए उच्चारण अवयव जो प्रयत्न करते हैं उन्हें उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी और अर्धस्वर प्रयत्न है। एक स्पर्श मुख विवर में 2 स्थानों को स्पर्श कहते हैं। अतएव क, त, प, प आदि स्पर्श ध्वनियाँ है। नंबर 2, स्पर्श संघर्षी। मुख विवर में हवा के रुकने के बाद संघर्ष के साथ बाहर निकलने और स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे च, छ, च, छ जो हवा के साथ बाहर निकलता है। नंबर 3, नासिक्य। हवा के नासिका मार्ग से निकलने से नासिक्य ध्वनियाँ उच्चारित होते हैं। जैसे व, न्य, ण, न और म ये सब ध्वनियाँ नासिक मार्ग से निकलता है। नंबर 4, पार्श्विक। हवा की जिह्वा के किनारे से होकर निकलते हैं। जैसे ध्वनियाँ ल। नंबर 5, लुंठित। जिह्वा का अग्रभाग मसूड़ी के पास 2-3 बार हिलने से लुंठित ध्वनि उच्चारित होते हैं। जैसे र। उत्क्षिप्त। जिह्वा की नाक उलटकर कठोर तालू से टकराकर आगे की तरह और फेंकी जाने से उत्क्षिप्त ध्वनियाँ उच्चारित होते हैं। जैसे ड और ठ। संघर्षी। मुख का मार्ग संकीर्ण होने से हवा घर्षण खाकर निकलने से संघर्षी ध्वनियाँ उच्चारित होते हैं। ऐसी स्थिति में हवा में उष्णता आने से इन्हें उष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। संघर्ष ध्वनियों को उष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे स, स, स। अर्धस्वर। इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण मिलते हैं। य और व। व्यंजनों के उच्चारण के और 2 आधार भी है। एक प्राणत्व और दूसरा स्वरतंत्रियों में कंपन। एक प्राणत्व या श्वास प्रभाव में शक्ति या मात्रा के आधार पर ध्वनियाँ अल्प प्राण या महाप्राण होते हैं। जैसे क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है और ह प्राण ध्वनि है। स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियाँ अघोष या सघोष होते हैं। क अघोष है और ग सघोष है। व्यंजनों का वर्गीकरण। इस व्यंजनों का वर्गीकरण को देखो और इस साथ व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने से पता चल जाता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे अच्छी हिंदी कैसे सीखें। हम अच्छी हिंदी कैसे सीखें इसके लिए सरल उपाय है। हम ठीक से जान लें कि मातृभाषा ओडिया और हिंदी कहाँ कहाँ समान है और कहाँ भिन्न है। उसमें हिंदी का सही उच्चारण करना और लिखना आसान हो जाएगा। पहली बात, हिंदी और ओडिया में स्वर ध्वनियाँ और मात्राएं लगभग समान है। कुछ फर्क है, उन पर ध्यान दें। हिंदी और ओडिया में मात्राएं कहाँ पर फर्क होता है इसको हमें ध्यान देना चाहिए। दोनों भाषाओं में हर्ष और दीर्घ स्वर है। देखने में ये बराबर लगते हैं लेकिन इनका उच्चारण भिन्न होता है। ओडिया बोलते समय हर्ष दीर्घ उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि हिंदी भाषी इनका स्पष्ट उच्चारण करते हैं। दीर्घ स्वर पर दुगना समय लगाना चाहिए। हिंदी और ओडिया की तुलना में अधिक हर्ष होता है। हर्ष और दीर्घ के उच्चारण भेद का अभ्यास करें। जैसे कल, काल, रज, राज, कमल, कमाल, तीन, तीन,
की, दिन दिन, कुल कुल, बहुत बहो, हूँ। ओडिया में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण में समान समय लगता है। रू का उच्चारण हिंदी में री जैसा और ओडिया में रू जैसा होता है। जैसे एक शब्द ऋषि, हिंदी उच्चारण ऋषि और ओडिया में ऋषि। ऋतु, ऋतु, ऋतु। अमृत, अमृत, अमृत। ऐ और ओ हिंदी में मूल स्वर है तथा संयुक्त स्वर भी ऐ, अ प्लस ई ऐ तथा ओ, अ प्लस ओ। हिंदी मूल स्वर ऐसा, ऐनक, पैसा, मैना। औरत, पौधा, मौत, लौटना। इनका विशेष अभ्यास करना जरूरी है। हिंदी संयुक्त अक्षर य के पूर्व ऐ, अ प्लस ई, अ प्लस ए जैसा, और आ वा के पूर्वक ओ, अ प्लस उ और अ प्लस ओ जैसा उच्चारित होते हैं। जैसे कन्हैया, दैया, नैया, भैया, कौवा, पौवा, हौवा। ओडिया में ए और ओ मूल स्वर नहीं है, केवल इनके संयुक्त रूप ऐ, औ ही उच्चारण होते हैं। यद्यपि ए और ओ लिखे जाते हैं। य का उच्चारण हिंदी में ज नहीं होता, जबकि ओडिया में शब्द के आरंभ में उपसर्ग युक्त दोनों पर तथा संयुक्त वर्ण होने पर उच्चारित ज होता है। जैसे शब्द यमुना, हिंदी उच्चारण यमुना और ओडिया उच्चारण जमुना। शब्द संयोग, हिंदी उच्चारण संयोग और ओडिया उच्चारण संयोग। शब्द सूर्य, हिंदी उच्चारण सूर्य और ओडिया उच्चारण सूर्य। किंतु हिंदी तथा ओडिया में शब्द के मध्य तथा अंत स्थिति में य का उच्चारण होता है। ओडिया में य के लिए अलग लिपि चिन्ह है। जैसे शब्द काया, हिंदी उच्चारण काया और ओडिया उच्चारण काया। मायामय, हिंदी उच्चारण मायामय और ओडिया का उच्चारण भी मायामय है। ल का उच्चारण हिंदी में ल होता है, जबकि ओडिया में ल और ड़ दोनों ध्वनियां हैं। ओडिया ड़ का हिंदी में ल जैसा ही होता है, जैसे सरल, कल, हल, जल, कल कल आदि। वो का उच्चारण हिंदी में वो होता है, जबकि ओडिया में ब होता है। जैसे शब्द एक वन, हिंदी उच्चारण वन और ओडिया उच्चारण वन। वायु, हिंदी उच्चारण वायु और ओडिया उच्चारण वायु। कविता, हिंदी उच्चारण कविता और ओडिया उच्चारण कविता। अंग्रेजी की ध्वनियाँ व को लिखने के लिए ओडिया में अलग लिपि चिन्ह का व्यवहार किया जाता है। इन शब्द का उच्चारण कीजिए और उच्चारण का भेद पहचानिए। तुम लोग शब्द का उच्चारण करने से तुम्हें इसका भेद पता चल जाएगा। बहन, वहन, बार, वार, वार, बजना, वजन। हिंदी और ओडिया दोनों में स वर्ण है, लेकिन इनके उच्चारण में अंतर है। हिंदी में स बोलने समय जीभ की नोक को तालु के पास ले जाना पड़ता है। स बोलने समय जीभ दंत मूल के पास चली आते हैं। निम्न शब्द का उच्चारण करके अंतर को समझे। राशि, शीशा, श्मशान, सस्ता, शाम और शाम। इसको उच्चारण करके ही इसका भेद पता चल जाएगा। स का उच्चारण अधिकतर लोग स जैसा ही कर देते हैं, परंतु कोशिश करके इसका मूर्धन्य उच्चारण किया जा सकता है। जैसे धनुष, षष्ठी, रोष, अष्टम आदि। ह के पहले आने वाले अ का ए जैसा उच्चारण होता है। जैसे कहना, नहर, पहले, पहचान, बहन। रहना का क्रमश उच्चारण कहना का कहना, नहर का नेहर, पहले पहले, पहचान पहचान, बहन बेहन, रहना रहना जैसा होता है। क्ष का उच्चारण हिंदी में कस जैसा होता है, जबकि ओडिया में इसका उच्चारण क्ष होता है। जैसे चक्षु,
एक शब्द है हिंदी उच्चारण चक्षु और ओडिया उच्चारण चक्षु। परीक्षा, हिंदी उच्चारण परीक्षा और ओडिया उच्चारण परीक्षा। ज्ञ का उच्चारण हिंदी में ज्ञ जैसा होता है, जैसे यज्ञम, आज्ञा, प्रतिज्ञा आदि। कुछ लोग ज्ञ का च्य भी उच्चारण करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का सामान्यतः अंग अह के रूप में लिखा जाता है। इन्हें न स्वर माना जाता है और न व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण इसके बाद के व्यंजन की नासिक ध्वनि की तरह होता है। विसर्ग ह का अभस रूप है। विसर्ग का उच्चारण शब्द के अंत में तथा उपसर्ग के अंत में ह होता है, जैसे प्राय, विशेषतः, अधःपतन, जबकि शब्द के माध्यम से इसका उच्चारण नहीं होता, जैसे दुख। शब्द का उच्चारण, दो वर्ण वाले शब्द के अंतिम व्यंजन का उच्चारण हलंत होता है, जैसे काम, राम, बात, कम, बाल, छाल आदि। नंबर 2, तीन वर्ण वाले शब्द का अंतिम व्यंजन हलंत उच्चारित होता है, जैसे कमल, कलम। नंबर 3, चार वर्ण वाले शब्द के दूसरे और अंतिम व्यंजन ध्वनि हलंत उच्चारित होता है, जैसे छटपट, चमचम, मलमल, कलकल आदि। नंबर 4, अंतिम में अ का उच्चारण नहीं होता। अब लेखन या वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। लिखित ध्वनि कर्म को वर्तनी कहते हैं। इसे जिह्वा या वन विन्यास भी कहते हैं। हिंदी और ओडिया दोनों भाषाओं के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से आए हैं, तत्सम, संस्कृत के साथ आए हैं, इसको तत्सम शब्द कहते हैं। अतएव इनकी वर्तनी दोनों भाषाओं में लगभग समान होते हैं। कहीं कहीं भिन्नता भी पाई जाती है, इन्हें जानना चाहिए। अनेक शब्दों के रूप दोनों भाषाओं में बदल भी गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों की वर्तनी हिंदी और ओडिया में कहीं कहीं अलग हो जाती है। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, इस दृष्टि से शब्द की वर्तनी भी बदलती है। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखते समय अपनी मातृभाषा की वर्तनी का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे प्रभाव से बचकर हिंदी की शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। अनुनासिकता और अनुस्वार। अनुनासिकता, सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हवा मुख विवर से, मुख विवर और नासिका विवर दोनों विवर से निकलते हैं। लिखते समय अनुनासिकता को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक चंद्रबिंदु द्वारा और दूसरा अनुस्वार द्वारा। चंद्रबिंदु का प्रयोग सिररेखे के ऊपर मात्रा न होने पर होता है, जैसे धुआं, गांव, सांप, नदियां, मालाएं, जाऊंगा, जहां, कहां। बिंदु का प्रयोग सिररेखा के ऊपर कोई मात्रा होने पर होता है, जैसे सिंचाई, ईंट, नींद, में, है, चौंकना, भोह, बच्चों, पढ़ी, क्योंकि, में। अनुसार, नासिकीय व्यंजन अर्ध व्यंजन के रूप में वर्गीय व्यंजनों के साथ संयुक्त होने पर विकल्प में अनुसार का प्रयोग होता है, जैसे गंगा, चंचल, दंड, नंद, कंपन आदि। अब रूप विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के रूप परिवर्तन कैसे होता है। तो कल वहाँ बड़ा कमरा अवश्य ले, एक वाक्य है, और दूसरा और एक वाक्य है, तुझे कल वहाँ बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। ये दो वाक्य है। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में 7 पद है, ये सातों पद मूल रूप में है। दूसरा वाक्य में उनमें से 4 पद मूल रूप में नहीं रहे, उनमें परिवर्तन या विकार हो गया है, जबकि 3 में परिवर्तन या विकार नहीं हुआ है, जैसे मूल रूप तू,
तुझे हो गया, बड़ा बड़े हो गया, मूल रूप का परिवर्तन हो गया। कमरा कमरे हो गया और ले लेने। और कुछ परिवर्तित नहीं हुआ, जैसे अपरिवर्तित हो गया कल, और वहाँ और अवश्य, इन 3 शब्दों का परिवर्तन नहीं हुआ। शब्द का रूप परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण हो जाते हैं। जैसे लिंग के कारण लड़का लड़की, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, पढ़ता पढ़ती। वचन के कारण लड़का लड़के, अच्छा अच्छे, मेरा मेरे, पढ़ता पढ़ते। पुरुष के कारण मैं हम, तू तुम या आप, वह वे यह ये। कारक के कारण कमरा कमरे में, छोटा लड़का छोटे लड़के को, वह उसने या उसे, वे उन्होंने या उन्हें। काल के कारण जाता है, गया या जाएगा, पढ़ता हूँ, पढ़ा, पढ़ूंगा। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्द में होता है, इसलिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द अपने मूल रूप में ही वाक्यों में प्रयुक्त होता है। इन्हें अव्यय कहते हैं। जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इस विभाजन को निम्न सरणी द्वारा समझा जा सकता है। ये जो सरणी बना है इसको भी तुम लोग देखो। ऐसी सरणी बनाकर अगर तुम लोग लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी या अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा था। ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त पद निम्नलिखित प्रकार के: संज्ञा हाथी, सर्वनाम आप, विशेषण बूढ़ा, क्रिया जा रहा था, अविकारी पद धीरे धीरे ही। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।